अवकलन या डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर में हम अवकलन के सूत्रों पर बात करेंगे। सूत्र को जानने से पहले ये जानना आवश्यक है इसमें चिन्हों का अर्थ क्या होता है। तो डी मीन्स होता है अवकलन। यदि डी अपॉन डी टी लिखा है तो इसका मतलब है कि टी के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। और यदि डी वाई अपॉन डी टी लिखा है तो इसका मतलब है y का t के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। ये इनके अर्थ हैं। इसमें पहला सूत्र है d अपॉन डी टी नियत संख्या का डिफरेंशिएशन शून्य होता है। किसी नियत संख्या का अवकलन शून्य होता है। इसको एग्जाम्पल से यदि हम समझें तो जैसे आपको y इक्वल टू 6 दिया है, ये एक नियत संख्या है और इसका डी वाई अपॉन डी टी निकालना है, यानी इस y का t के सापेक्ष अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम y के प्लेस पे 6 लिखेंगे। चूंकि 6 ये कांस्टेंट है इसलिए ये इस सूत्र के आधार पर ये 0 हो जाएगा। तो कोई भी नियत संख्या है उसका अवकलन 0 हो जाता है। दूसरा डी अपॉन टी टी एक्स रेज्ड पावर n इक्वल टू होता है n एक्स रेज्ड पावर n माइनस 1। ये दूसरा सूत्र है। इसको हम समझें। मान लीजिए आपको y इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है और इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। इस y का डिफरेंशिएशन अवकलन पता करना है। तो हम y के प्लेस पे यहाँ पे x रेज्ड पावर 3 रखेंगे। अवकलन तभी होगा, अवकलन चर राशि का होता है तो जिसके सापेक्ष अवकलन करना है, यदि राशि उसी तरह की है, चर वही है, तभी अवकलन होगा। मतलब यहाँ पे x है और यहाँ x है तो ही अवकलन होगा। तो इसका इस सूत्र के अनुसार यहाँ पे n जो है एक्स एन माइनस 1 के फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे तो n की जगह पे 3 हो जाएगा। x 3 माइनस 1 इट मीन्स इसका आंसर आएगा 3x स्क्वायर। ठीक, ये दो एग्जाम्पल हो गए। पहला एग्जाम्पल पहले सूत्र से, दूसरा एग्जाम्पल दूसरे सूत्र से। तीसरे और चौथे सूत्र बिल्कुल इसी तरह अप्लाई होते हैं। जैसे लिखा है log x जब रहेगा तो उसका अवकलन 1 अपॉन x, और जब e रेज्ड पावर x रहेगा तो d अपॉन डी टी। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है, ये सब के सब x होंगे। अदरवाइज अवकलन नहीं होगा क्योंकि चर राशि t है, सॉरी चर राशि यहाँ पे x है, ये सारी की सारी चर राशियाँ x है, ये तो अवकलन x के सापेक्ष ही होगा। तो इसलिए वहाँ t नहीं होगा। मतलब चर राशि जिसके सापेक्ष है अवकलन उसी के सापेक्ष होगा। कोई दूसरी चर राशि ले लेते हैं तो यहाँ पे नहीं होगा। इसे थोड़ी देर के लिए कि डी अपॉन डी एक्स ई रेज्ड पावर एक्स आप करेंगे तो इसका सूत्र ई रेज्ड पावर एक्स आएगा इस सूत्र से।
लेकिन यदि इसी को d/dt e⁻x करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन मांग रहा डिफरेंशिएशन, और ये x के सापेक्ष यहाँ पे चर x है, तो दोनों चर यहाँ पे समान होना चाहिए, तभी अवकलन संभव है। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगला सूत्र देखते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ और सूत्र लिखे हुए हैं, जैसे d/dx sin x, अर्थात sin x का अवकलन cos x हो जाएगा। 6th नंबर में लिखा है d/dx cos x इक्वल टू माइनस sin x, अर्थात cos x का x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस sin x। tan x का x के सापेक्ष अवकलन sec स्क्वायर x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। इसी तरह cot x का अवकलन x के सापेक्ष, ये x के सापेक्ष d/dx मतलब x के सापेक्ष, cot x का अवकलन x के सापेक्ष माइनस cosec स्क्वायर x होता है। ऐसे इसी तरह से sec x का sec x इंटू tan x और cosec x का माइनस cosec x और cot x। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस के लिए एक ट्रिक है कि जिसके पहले c आया, जैसे cos है, cot है और cosec है, ये c से स्टार्ट होते हैं तो इसलिए इसमें माइनस लग गया। ये एक ट्रिक है याद करने की कि माइनस कहाँ लगेगा। अगला सूत्र देखिए 11वां, ये लिखा है d/dx u प्लस माइनस भी इज इक्वल टू du/dx प्लस माइनस dv/dx। मतलब ये है कि बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो पहले वो टर्म या पद अलग अलग होंगे, तब जाके डिफरेंशिएशन होगा इनका। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू √x माइनस 1/√x दिया गया है। y x का फलन है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है परतंत्र चर, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे हमें dy/dx ज्ञात करना है, मतलब इस y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे देखिए हम कैसे क्या करते हैं। पहले बीच में माइनस लगा हुआ है, इसलिए पदों को हम यहाँ पे अलग अलग कर देंगे इस सूत्र के आधार पर। इसको dy/dx फाइंड करेंगे तो y के प्लेस पे √x माइनस 1/√x रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब दोनों पदों को हम यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं, तो हम इसको यहाँ पे d/dx √x और माइनस d/dx 1/√x इस तरह से करेंगे। ये हमारे 11वें नंबर सूत्र का एप्लीकेशन होगा। इस सूत्र के आधार पर हमने किया। अब हम इसको और एक सरल फॉर्म में लिख देते हैं, d/dx x⁻² इसको लिख देंगे और माइनस d/dx इसको भी x के घात -1/2 लिखेंगे, क्योंकि रूट नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब हम इसमें सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? क्योंकि इसके पहले आप दूसरे नंबर में सूत्र देखे हैं d/dx x⁻n हो
तो इसका सूत्र होता है, इसका अवकलन होगा n(x) n-1। तो यहाँ पर भी हम यही सूत्र लगाएंगे, ये हो जाएगा n के प्लेस पर यहाँ 1/2 है, सो 1/2 x 1/2 - 1, ये सूत्र लग गया, इस रूप में लिख गया। क्योंकि ये जो है ये पूरा पद इस रूप में लिखा है तो इसका आंसर इस रूप में होगा। तो 1/2 x n-1, और ये भी इसी तरह लिख देंगे। तो यहाँ पे n की जगह पे इस पद में -1/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/2 x -1/2 -1 n x n-1। इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, इसका अवकलन हो चुका है। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ 1/2 x raised power -1/2 + 1/2 x raised power -3/2 कॉमन है, और ये जो पावर माइनस में है उसको नीचे कर देंगे तो ये इतना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको अवकलन की ये प्रक्रिया समझ में आ रही होगी। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है y = e raised power x + 5 log x + 10x। y = e raised power x + 5 log x + 10x। हमें इसका dy/dx फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो चलिए पहले हम इन पदों को अलग अलग लिख देते हैं सूत्र नंबर 11 से जो ऊपर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए dy/dx निकालने के लिए हमने जो है e raised power x को अलग लिख दिया, d/dx अलग कर दिया। 5 log x लिखा है, उसमें भी d/dx बांट दिया। 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, नियतांक है, इसलिए 5 को बाहर कर देते हैं, क्योंकि अवकलन प्रक्रिया में ये नियतांक है तो नहीं रहेगा। अकेला होता तो 0 हो जाता पहले सूत्र से, लेकिन चूंकि किसी चर राशि के साथ गुणा है इसलिए किनारे हो जाता है, साथ में रहेगा। अकेला होने पर 0 होता है, अकेला यदि नहीं है तो किनारे मौजूद रहेगा, गुणा के रूप में रहा आएगा। और इसी तरह से d/dx, हमारे समय से इन सबको हमने प्लस माइनस जहाँ भी लगे हैं सारे पदों को हमने अलग अलग कर दिया। dy/dx इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब में बांट दिया। अब हम इनमें सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र आप याद करिए, 10x का आपको यहीं पे लिखा हुआ है 7वें नंबर पे, वो सूत्र लग जाएगा। log x इसके पहले हमने लिखा था और e raised power x लिखा था। ये तीसरे नंबर का सूत्र है, ये चौथे नंबर का है, और ये 7वें नंबर का सूत्र यहाँ पे लगेगा। तो सूत्र लगाने के बाद इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो यहाँ हो जाएगा इस वाले पद का अवकलन, ये d/dx ex होता है। ये पीछे हम सूत्र देख चुके हैं, e raised power x यदि है तो e raised power x होगा। तो ये यहाँ पे ये पद है, इसका आंसर ये होगा जो यहाँ लिखा है। दूसरा सूत्र d/dx log x, हमने चौथे नंबर पे लिखा था, ये 1/x होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 5 को हमने किनारे किया और इसका अवकलन ये हमने log x ब्रैकेट में लिखा, d/dx log x को 1/x ब्रैकेट में लिखा। ये 5 यहाँ पे ये बाहर है, और लास्ट में d/dx tan x है। तो इसका सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है 7वें नंबर में, तो ये हो जाएगा sec²x, इसलिए यहाँ पे इसकी जगह पे sec²x आ गया। तो कैसे सूत्रों का इस्तेमाल करना है ये बात क्लियर हो गई होगी। बस इसी को हम और जितना सरल रूप में लिख सकें यही इसका आंसर हो जाएगा। अवकलन की प्रक्रिया यहीं पे पूर्ण हो गई। तो सूत्रों को आपको याद रखना है और सूत्रों का कैसे इस्तेमाल करना है फार्मूलों का, वो अवकलन में ज़रूरी है।
तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा e रेज्ड पावर x प्लस 5/x प्लस सेक स्क्वायर एक्स। यक्स का एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम, तो लघुत्तम लेने के बाद एक्स ई रेज्ड पावर एक्स प्लस 5 प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब एक सूत्र और देखिए, 12वां सूत्र, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू भी, माने यहाँ पे दो फलनों का गुणा है u इंटू भी, तो इसका अवकलन हो जाएगा u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। मतलब एक का अवकलन करना है, दूसरे को छोड़ देना है, उसका अवकलन नहीं करना है, फिर दूसरे को छोड़ देना है, पहले का अवकलन करना है। माने u को छोड़ना है तो v का यहाँ पे अवकलन होगा, फिर आप v को छोड़ेंगे, फिर गुणा के रूप में u का अवकलन करेंगे। इसके एग्जाम्पल को हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, दो एग्जाम्पल दिए हैं, x साइन x और दूसरा साइन x और log x। हम एक का अवकलन करके आपको बता रहे हैं x साइन x का। तो यहाँ पे x साइन x ये हमारा यहाँ पे u के रूप में काम करेगा और ये वाला टर्म v के रूप में काम करेगा, और इस सूत्र को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, लगाएंगे। तो इस तरह से इसको x साइन x को हम 12वें सूत्र के आधार पर लिखेंगे, x डी अपॉन डी एक्स साइन x प्लस साइन x डी अपॉन डी एक्स एक्स। इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब इनमें हम सूत्र लगाएंगे, यहाँ लग जाएंगे सूत्र इन स्थानों पर, ये उसी तरह से रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ लगाना है सूत्र और यहाँ पे लगाना है सूत्र, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें, इस स्थान पर सूत्र लग गया डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एज इट इज़ है, कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे अवकलन करना है, यक्स की घात कुछ नहीं है तो यक्स की घात मतलब 1 है, तो यक्स की घात n की जगह 1 मान के इस ये फार्मूला, ये स्थिति हम यहाँ लिखेंगे। तो आपको 1x1 माइनस 1 मतलब यक्स की घात 0 हो जाएगा, और किसी की घात 0 हो तो 1 हो जाता है, इसलिए ये मान यहाँ पे 1 आ गया, डी अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसका फाइनल आंसर आ गया x cos x प्लस साइन x, ये इसका आंसर हो गया। अब आप इसी मेथड से इसको आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस में लीजिए, इसका डी बाई डी एक्स आप स्वयं ज्ञात कीजिए। हम अगले सूत्र पे आते हैं। हमारा अगला सूत्र है डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन भी, दो फलनों का भाग है, डिवीजन है, u बटे भी। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि भी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी भी अपॉन डी एक्स अपॉन भी स्क्वायर, इसका अवकलन का स्वरूप होगा डिफरेंशिएशन का। यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल पर बात करेंगे। पहला ई एक्स अपॉन एक्स, ई एक्स यू के रूप में हो गया और नीचे जो एक्स लिखा है वो भी के रूप में हो जाएगा, और दूसरा कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये भी u बटे भी के रूप में लिखा है, u की जगह पे कॉस एक्स और भी की जगह पे 1 प्लस साइन एक्स। तो ये पूरा इतना हो जाएगा ये u, और नीचे जितना लिखा है वो हो जाएगा भी, ये पूरा हो जाएगा भी। इसमें क्लियर है, ऊपर u और नीचे भी लिखा हुआ है। तो हम किसी एक को सॉल्व करते हैं। चलिए हम सेकंड वाले को, दूसरे को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे आप देखिए हम दूसरे को सॉल्व कर रहे हैं, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स हमने इसको लिख लिया। अब हम इस पे इस सूत्र के स्वरूप जैसा स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। नीचे जो लिखा है वो पूरा भी है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा भी डी अपॉन डी एक्स, यू लिखा है मीन्स कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस एक्स है ऊपर, फिर यहाँ पे माइनस साइन लगेगा ये, फिर u लिखना है मीन्स कॉस एक्स लिखना है, और इसके बाद d अपॉन डी एक्स करके भी लिख देना है, मतलब यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स लिख देना है। नीचे इसको भी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा भी के प्लेस पे। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। जिसके पहले डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे लग जाएंगे सूत्र, यहाँ पे लगेगा सूत्र, ये आप इसका सूत्र लिख दीजिए, और यहाँ पर भी लगेगा सूत्र। इन दोनों पदों को डी अपॉन डी एक्स में इन दोनों पदों को 1 को अलग करिए, फिर मैंने डी अपॉन डी एक्स 1 करिए और प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स करिए, यहाँ पे लगेगा सूत्र, और बाकी इसके बाद ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद माइनस कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, इस ब्रैकेट में आते हैं, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स 1 अलग कर दीजिए, और प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अलग कर दीजिए पीछे वाले 11 नंबर के सूत्र से। 11 नंबर में प्लस माइनस का हमने कॉन्सेप्ट बताया था। इसका अवकलन यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, एक्स का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि अकेला कांस्टेंट है पहले सूत्र से, और साइन एक्स का इसका अवकलन हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ये 5वें नंबर से कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ से बटे में पूरा वो लिखा ही है जितना है, यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप फाइनली ठीक तरीके से लिख दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स, ये यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, ये 0 हो गया इसलिए लिखा नहीं है, और साइन एक्स का कॉस एक्स ये हो गया। अब इसका ऊपर गुणा कर दीजिए और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये इतना आएगा, साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया, ये हुआ माइनस साइन और प्लस साइन, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये टर्म आ जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पे इन दोनों से माइनस कॉमन करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा, और लास्ट में आपको इसका आंसर ये लिखना पड़ेगा। ये इतना इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन। समाकलन को जानने से पहले अवकलन को अच्छी तरह से जानना जरूरी है। अवकलन मीन्स डिफरेंशिएशन यदि आपसे अच्छे से आ रहा है, उसकी समझ है, तभी आपको समाकलन पढ़ना चाहिए, या तभी आप समाकलन सीख सकते हैं, क्योंकि अवकलन के बाद समाकलन का रोल आता है। डिफरेंशिएशन आपको क्लियर है, उसके फार्मूले सारे याद हैं, तभी आप इंटीग्रेशन में आइए, अदरवाइज इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि अवकलन जो है, समाकलन जो है वो समाकलन अवकलन की ठीक विपरीत प्रक्रिया है। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, इसलिए अवकलन का बनना आवश्यक है। तो अवकलन की विपरीत क्रिया रिवर्स प्रोसेस समाकलन है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आप मान लेते हैं कि आपके पास दो फलन है, एक स्मॉल एफ एक्स है और एक एफ डैश एक्स है। ये दो फलन हो गए।
इन दोनों फलनों में यदि एक अवकलन से प्राप्त हो रहा है तो दूसरा इसका समाकलन होगा। मतलब यह है कि यदि f x है और उसका आप अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपको f डैश x मिल रहा है, तो f डैश x का समाकलन जब करेंगे तो आपको फिर से f x मिल जाएगा। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनका जो आंसर आया है डिफरेंशिएशन में, अवकलन में, यदि आप उसका समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो आपको वही क्वेश्चन फिर से उसी तरह से मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि अवकलन जो है, समाकलन जो है, अवकलन की विपरीत क्रिया है। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स और अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर से यहाँ पे देखिए एफ एक्स है, हमने इसका डी वाई डी एक्स किया, माने यही से एफ एक्स का डी वाई डी एक्स अवकलन किया तो आपको एफ डैश एक्स मिल गया, अवकलन हो गया। अब यदि इस एफ डैश एक्स को यहाँ पे रख करके हम इसका समाकलन कर देते हैं, इस एफ एक्स को हमने यहाँ पे रखा और इसका समाकलन किया। समाकलन करने के लिए ये समाकलन का चिन्ह है, ये इस तरह से ये चिन्ह हो गया, और किसके सापेक्ष करना है, ये यहाँ पे इस तरह से गुणा के रूप में लिखा है, डी एक्स, यक्स के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू यक्स। जो समाकलन होगा वो किसके सापेक्ष होगा, वो यहाँ पे लिखा है। तो यदि एफ डैश एक्स का हम यक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो आपको फिर से वही एफ एक्स जो यहाँ से आपने लिया था वो मिल जाएगा। ऐसा समाकलन में होता है। अब इसके जब हम सूत्र पढ़ेंगे तब आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। अर्थात समाकलन करना है तो ये है समाकलन का चिन्ह, इस तरह इंटीग्रेशन साइन। यहाँ पे आप देखिए इंटीग्रेशन dx लिख दिया, बीच में फंक्शन लिखेंगे जिसका समाकलन करना है। तो यदि इस तरह से इंटीग्रेशन साइन हुआ, यहाँ इनटू में dx कर देंगे तो इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष समाकलन। तो x के सापेक्ष समाकलन करने के लिए हम ऐसा लिखेंगे। यदि हमने ऐसा लिख दिया इंटीग्रेशन बाई dx, इसका मतलब है बाई का x के सापेक्ष समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इनके मतलब को जानना, चिन्हों के अर्थ को जानना भी आवश्यक है। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिखा है, इसका मतलब है एफ एक्स का x के सापेक्ष समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। समाकलन के दो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला प्रकार है फर्स्ट टाइप डेफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। जिस समाकलन का मान निश्चित प्राप्त हो, समाकलन करने के पश्चात यदि वह मान फिक्स हो जाता है, निश्चित हो जाता है, कोई नियत मान देता है, तो उसको हम निश्चित समाकलन कहते हैं। इंटीग्रेशन गिव्स फिक्स वैल्यू, इसमें लिमिट लगी होती है। इस तरह के समाकलन में एक सीमा लगी होती है, लिमिट लगी होती है। ये समाकलन चिन्ह के नीचे a लगा होगा, ऊपर b लगा होगा। नीचे जो a लगा है इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, निम्नतम सीमा, और ऊपर जो ये लिखा हुआ है b, इसको अपर लिमिट कहते हैं, उच्चतम सीमा। तो ये लिमिट होते हैं इसमें, इनको सीमा कहा जाता है। आगे यहाँ पे इक्वल के बाद लिखा कि पहले हम इसका समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन हम कर लेंगे एफ एक्स का, समाकलन करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद ये एफ डैश एक्स मिलता है, समाकलन का आंसर है। आंसर में बड़ा ब्रैकेट लगा के सीमा ए और बी को लोअर लिमिट और अपर लिमिट को लिखते हैं। फिर जब ये आंसर मिल जाता है तो इसके वेरिएबल पार्ट में जहाँ चर राशि है वहाँ पे हम पहले अपर लिमिट को रख देते हैं इस तरह से। तो ये अपर लिमिट हो गई। फिर हम माइनस साइन अपने से लगाते हैं और फिर यहाँ पे हम लोअर लिमिट रख देंगे। चूँकि इनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट
उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा के मान निश्चित होते हैं, इसलिए समाकलन के बाद ये मान निश्चित आपको मिल जाएगा, कोई फिक्स आंसर मिलेगा। तो यदि इसका आंसर बिल्कुल फिक्स आ जाता है तो इसको हम कहते हैं निश्चित समाकलन। दूसरा है अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनिट इंटीग्रल। इस समाकलन में मान निश्चित प्राप्त नहीं होता, जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती, कोई निश्चित मान नहीं मिलता। इंटीग्रेशन नॉट गिव्स फिक्स वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें सीमा नहीं लगी होती, अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं होंगे। यदि अपर लिमिट और लोअर लिमिट है किसी समाकलन में, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा है, तो वो निश्चित समाकलन होगा। यदि अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे नहीं लगी हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो वो अनिश्चित समाकलन कहलाएगा और उसका आंसर निश्चित नहीं आएगा, फिक्स नहीं आएगा। अब हम समाकलन का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकलती है इसकी। इसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट y इजकल टू फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे हम एक y इजकल टू f(x) एक फलन ले लेते हैं जिसको ग्राफ में AB से दर्शाया गया है। इस पर हम AC और BD x अक्ष पर दो लंब डाल देते हैं। O से C तक की दूरी स्मॉल a और O से D तक की दूरी स्मॉल b, ये दोनों लिमिट का काम करेंगी। स्मॉल a लोअर लिमिट और स्मॉल b अपर लिमिट। अब हम इस पूरे ग्राफ को y इजकल टू fx को, ये y इजकल टू fx है, छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देते हैं। यहाँ पे छोटे छोटी वर्टिकल लाइंस, ऊर्ध्वाधर लाइंस, ये छोटे छोटे खंडों में ऊर्ध्वाधर रेखाओं में हमने इसको विभाजित कर दिया। लोअर लिमिट इसकी स्मॉल a हो गई, निम्नतम सीमा, और अपर लिमिट इसकी स्मॉल b हो गई, उच्चतम सीमा। तो यहाँ पर जो शेडेड पार्ट की एरिया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल CABD, ये पूरा जो क्षेत्रफल है ये इंटीग्रेशन के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, समाकलन के द्वारा दर्शाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्र द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल, एरिया शेडेड बाई दिस कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाई द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x। इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल मिलेगा वही हमको यहाँ पे समाकलन प्रक्रिया से मिलेगा, समाकलन के द्वारा वही ज्ञात होगा। क्योंकि इसका क्षेत्रफल हम सीधा सीधा नहीं निकाल सकते, लाइन टेढ़ी है, तो इस कारण से हम यहाँ पे समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। तो ABCD का जो क्षेत्रफल यहाँ पे आएगा पूरे घिरे हुए भाग का, वो आपको समाकलन से, निश्चित समाकलन से प्राप्त होगा। तो किसी वक्र के द्वारा घिरे हुए भाग का जो क्षेत्रफल है वही समाकलन है, यही इसका ज्यामितीय अर्थ है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है।